स्टूडेंट्स, तो 11th में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 3 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ और वो आप चैनल में सर्च कर लीजिए और उसके बारे में स्टडी करिए। हमारी जो लास्ट क्लास थी और लास्ट वीडियो में हम पहुँच पाए थे एटॉमिक मास पे, और एटॉमिक मास में हमने बेसिक्स जो थे वो स्टडी किए कि यार किसी एटम का एटॉमिक मास एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो तरीका है वो एक AMU है, यूनिफाइड मास, और एक है कि हम उस चीज़ को ग्राम एटॉमिक मास यानी GAM में एक्सप्रेस करते हैं। यानी जनरली एटम हो या मॉलिक्यूल हो, उसके मास को एक्सप्लेन करते समय या उसकी मास वैल्यू रखते समय हम या तो उसको यूनिफाइड मास यानी एटॉमिक मास यूनिट में रखते हैं या लिखते हैं, या तो फिर हम उसको GAM में लिखते हैं ना, ग्राम एटॉमिक मास में। जनरली तो GAM ही चलता है क्योंकि हम जो भी बातें कर रहे होते हैं वो 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में कर रहे होते हैं। 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, तो इनके पूरे मास को जो कैरी करता है वही कहलाता है क्या, एटॉमिक मास यूनिट के इसका कन्वर्जन करके GAM। क्लियर? तो हम इसके बारे में आपको समझा चुके हैं पहले ही कि जैसे अगर मैं बोलूँ कार्बन है और कार्बन का मास 12 AMU है, तो मैं जब AMU बोलता हूँ तो आपको दिमाग में क्लिक करता है कि एटॉमिक मास यूनिट में बोल रहे हैं यानी यूनिफाइड मास में बोल रहे हैं। इसका मतलब पक्का है कि यहाँ पे एक पार्टिकल की बात हो रही है। और अगर मैं बोलता हूँ कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 ग्राम है, तो आप समझ जाते हो कि ये ग्राम में बोल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल है और ये 12 ग्राम मास आ रहा है। क्लियर? तो ये बातें हम पहले कर चुके हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। जब हम एटॉमिक मास पढ़ रहे होते हैं तो मैंने पहले भी बताया कि एटॉमिक मास में बेसिक कंसेप्ट तो ये है कि जनरल जो आप 8वीं 9वीं 10वीं 8 9 10th में पढ़ते हो उसमें ये देखते हो कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम एटॉमिक मास कहलाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा एटम में होल नंबर फॉर्म पे होते हैं, फ्रैक्शनल होते नहीं है। फिर भी एटॉमिक मास आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में फ्रैक्शनल में या डेसिमल पॉइंट्स में दिए हुए हैं, बहुत सारे एटम के, बहुत सारे के नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने ये भी डिस्कस किया था कि ऐसे एलिमेंट जो आइसोटोपिक फॉर्म में होते हैं यानी एलिमेंट जिनके 2 या 2 से ज़्यादा एटॉमिक फॉर्म होते हैं, तो आइसोटोप अगर है उनके तो पक्का ऐसे एलिमेंट का जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है, वो अरिथमेटिक मीन से निकाला जाता है। इसके लिए मैंने बताया था आपको कि एस्टर ने एक टेक्निक दी, मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग आइसोटोप का परसेंट एग्जिस्टेंस या अबेंडेंस के अकॉर्डिंग हम उसका एवरेज मास निकालते हैं। तो एवरेज मास के न्यूमेरिकल्स आपके बुक में हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो उसके पहले बात करें कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास किसी एक एलिमेंट के 2 आइसोटोप A और B हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 आइसोटोप A B है, इनके परसेंट एग्जिस्टेंस मुझे मालूम है, तो आप बोलोगे कि ऐसे केस में मैं हमेशा एवरेज एटॉमिक मास जब भी निकालूंगा तो उसके लिए हम स्टैटिस्टिकल मीन निकालेंगे। तो मैं इसको सिंपल भाषा में लिख देता हूँ। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, जो भी पहला आइसोटोप है उसका मास इनटू उसका परसेंट एबेंडेंस या एग्जिस्टेंस जो भी क्वेश्चन में दिया है, प्लस सिमिलर ये आगे बढ़ते जाओगे, मास ऑफ सेकंड आइसोटोप और सेकंड आइसोटोप इनटू उसका परसेंट एग्जिस्टेंस होल अपॉन सम ऑफ परसेंट एग्जिस्टेंस। और सम ऑफ परसेंट एग्जिस्टेंस तो 100% ही होगा। तो आप ऐसे चाहे तो इसको समेशन स्टैटिस्टिकल मोड में भी लिख सकते हैं आप। तो ये है कि अगर कोई एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है तो ऐसे केस में अगर आइसोटोप दिए हुए हैं, उनका परसेंट एग्जिस्टेंस दिया हुआ है, तो 2 या 2 से ज़्यादा आइसोटोप के लिए एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाएगा। और एवरेज एटॉमिक मास के लिए हम ये फार्मूले को यूज़ कर लेंगे सिंपल सा कि लेट हमारा 2 आइसोटोप हैं, तो हम बोलेंगे फर्स्ट आइसोटोप का जो भी मास है उसका इंडिविजुअल मास इनटू उसका परसेंट प्लस सेकंड का मास इनटू परसेंट होल अपॉन सम ऑफ परसेंट। सम ऑफ परसेंट हमेशा 100 ही होगा और इसके आधार पे आप पूरे कैलकुलेशन कर पाओगे। तो इससे बहुत सरल और सिंपल से न्यूमेरिकल बुक में दिए हुए हैं और आधार
वे में आप उसको कर सकते हो। जैसे अब मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दूँ आपको और कहूँ कि लेट मान लो मैं डायरेक्ट वो क्वेश्चन दूँ जो आया कंपटीशन में, थोड़ा सा चेंज करने के हिसाब से आया। अगर मैं कहूँ कि कार्बन हैव टू आइसोटोप C12 and C14, carbon have two isotope C12 and C14. If their average atomic mass is 12.01, if their average atomic mass is 12.01, then calculate the percent existence of both the isotope. अब ये क्वेश्चन में मैंने क्या किया है कि जो अलग अलग परसेंट निकालने मेरे को, तो आप वही चीज़ है घुमा के क्वेश्चन दिया है तो आप करोगे। यहाँ पे एवरेज मास मुझे दे रखा है, क्वेश्चन क्या है फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि इफ कार्बन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोप C12 and C14 and their average atomic mass is 12.01 gram, then calculate the percent existence of both the isotope. अब ऐसे केस में आप बोलोगे कि मुझे तो एवरेज मास 12.01 ऑलरेडी दे रखा है। अब मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास दो आइसोटोप हैं C12 और C14, लेकिन मेरे को दोनों का परसेंट नहीं मालूम है। मास तो मालूम है, C12 का 12 ग्राम है, C14 का 14 ग्राम है। तो आप बोलोगे कि परसेंट नहीं मालूम है, तो लेट मान लो C12 इज X% और C14 बोले यार टोटल 100% है, तो C14 इज 100 माइनस X%। तो अब आप फार्मूला में वैल्यू रख दोगे, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 12 ग्राम इंटू उसका परसेंट X प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इंटू उसका परसेंट वैल्यू होल अपॉन सम ऑफ परसेंट। यहाँ पर आप x की वैल्यू निकाल लोगे और x की वैल्यू आने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो आप सॉल्व करोगे तो ये 100 हो जाएगा, इसको यहाँ लाएंगे तो 1201 12x प्लस 1400 माइनस 14x, इसको सॉल्व करोगे आप तो 2x इज इक्वल टू 199 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 99.5%, यानी मेरा जो C12 है वो 99.5% है और C14 0.5% है। तो इस फार्मूले को लगाने के बाद आप तुरंत ये बता सकते हो कि अलग अलग आइसोटोप होने पर और उनका परसेंट एग्जिस्टेंस पता होने पर आप उन आइसोटोप का एवरेज मास भी निकाल सकते हो इसी फार्मूले से। या थोड़ा टफ करें जो कंपटीशन में आए हुए हैं, इवन आपकी स्कूल बुक में दिए हुए हैं, तो अगर मुझे परसेंट मालूम करना है तो उसका एवरेज एटॉमिक मास दिया होगा, परसेंट निकाल सकते हैं, फार्मूले में रखेंगे और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, आपको बस दिमाग लगाना है कि फार्मूला ये है और जब क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में भी रहता है कि कोई क्वेश्चन ग्राम में दिए होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में जो है यूनिफाइड मास में दिए हुए हैं, यू यूनिट में दिए हुए हैं। तो कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है क्योंकि वो तो फिक्स्ड है कि यूनिट कोई भी दी हो, फार्मूला तो यही लगाएंगे। डिजिट्स सॉल्व करने हैं आपको, यूनिट का इशू नहीं है, इसलिए इसको अप्लाई करना है। तो ये क्लियर हो गया कि हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालते बनता है, हमको AMU बनता है, AMU की मीनिंग मालूम है, और हमको GEM बनता है। अगर ये बातें बनती हैं तो फिर इसके आधार पर हम और आगे बढ़ते हैं और नए नए के तरीके के ज्ञान इसमें क्या हो सकते हैं, एटॉमिक मास किन किन को याद रखा है और मॉलिक्यूलर मास फिर क्या होता है, और उसके बाद आते हैं असली चीज़ जिसको कहते हैं मोल कंसेप्ट। तो वो चीज़ें सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये बेसिक बात, तो अब ये तय हो गया कि हम एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू को हम निकाल पा रहे हैं। अब एवरेज मास आपको मालूम है तो एटॉमिक मास की बात करें। एटॉमिक मास जनरली आपको याद होनी चाहिए, जो आपके पहले के वीडियोज़ हैं उनमें मैंने सब बताया भी है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इतने सारे एलिमेंट्स में से मोर देन 100 में से आप सबका मास तो याद कर नहीं सकते हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि मोर देन 95% क्वेश्चन जो आते हैं वो लगभग 20 एलिमेंट से आते हैं। वो 20 एलिमेंट के एटॉमिक मास आप याद रखो। अब याद कैसे होगा, यूज़ करने से होगा। जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको ये याद होता जाएगा, या फिर आप 2-2 4-4 करके मेमोराइज करो, अपने आप बनेगी बात। तो कुछ एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए मैंने पहले भी बताए हैं, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं।
जो ज़रूरत है। जैसे हाइड्रोजन का मास सबको मालूम है, 1 ग्राम अपन यूज़ करते हैं ना, 1.001 ग्राम 1.008 ग्राम, तो अपन लेकिन जनरल राउंड ऑफ वैल्यू 1 ग्राम यूज़ करेंगे। हीलियम 4 ग्राम इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है लिथियम का 7 ग्राम, बेरिलियम 9 ग्राम, बोरॉन 10 ग्राम, कार्बन आप सब जानते हो 12 ग्राम होता है, नाइट्रोजन 14 ग्राम होता है, मालूम है ना। तो ये जनरल वैल्यूज़ हैं जिनको आप सीख सकते हैं और इसके आधार पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये तय हो गया कि अब जैसे आपने मास याद कर लिया कि भाई कार्बन का 12 ग्राम है, नाइट्रोजन का आपको मालूम है 14 ग्राम है। आप इसी में आगे बढ़ते जाओगे, ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, फ्लोरीन का 19 ग्राम है। इसके बाद फिर इधर जरूरत पड़ती है सोडियम का 23 ग्राम है, मैग्नीशियम का 24 ग्राम है, एल्युमिनियम 27 ग्राम, इसके बाद सिलिकॉन 28 ग्राम, फास्फोरस 31 ग्राम, सल्फर 32 ग्राम, क्लोरीन 35.5 ग्राम। क्लियर। इधर आ जाएंगे तो पोटेशियम 39 ग्राम, कैल्शियम 40 ग्राम। ये तो जनरल एलिमेंट्स हैं जिनकी आपको मास वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए और इनकी ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो इनसे ज़्यादा मास वैल्यू के हिसाब से वो एलिमेंट जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में लोग मानते, याद भी नहीं रहता लोगों को। तो जैसे आप बोले कि यार क्रोमियम की ज़रूरत पड़ेगी, क्रोमियम 52 ग्राम, मैग्नीज 55 ग्राम, आयरन 56 ग्राम, कॉपर 63.5 ग्राम, जिंक 65.5 ग्राम, सिल्वर 108 ग्राम। ये जो जनरल एलिमेंट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है और इन्हीं के आधार पर लगभग क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि ये 20 एलिमेंट आपको याद हो जाए। जब ये 20 एलिमेंट्स के मास आपको याद होंगे तो फिर आप हर तरह के कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आप इनको रिवाइंड करके सुनिए और इनके मास वैल्यू लिखिए और उसको याद रखिए। क्लियर। अब आपको एटॉमिक मास मालूम हो गया। अब आपने एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला भी पढ़ लिया। अब उसको आधार पे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आंसर भी बता सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ कि जैसे मैंने एवरेज एटॉमिक मास आपको बताया, मैं बोलूँ क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप Cl35 एंड Cl37। क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं Cl35 और Cl37। इफ देयर परसेंट एग्जिस्टेंस इज 75% एंड 25%। ये डेटा भी याद रहना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई क्लोरीन के जो आइसोटोप एग्जिस्टेंस है वो 75% और 25% है। देन कैलकुलेट देयर एवरेज इट्स एवरेज एटॉमिक मास। तो आप क्वेश्चन समझ गए कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, और इनके एवरेज एटॉमिक मास हमको निकालना है, जबकि इनका परसेंट एग्जिस्टेंस 75% और 25% है। अब हमको जब ये चीज़ें मालूम है तो हम फिर वही एवरेज एटॉमिक मास का जो हमारा फार्मूला है उसमें वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आप क्या करोगे, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दिया है, ये 75% है, ये 25% है। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 35 इंटू 75%, सेकेंड आइसोटोप 37 इंटू 25% अपॉन सम ऑफ परसेंट। जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 35.5 ग्राम। तो इससे ये क्लियर हुआ कि भाई क्लोरीन में जब हम जनरल प्रैक्टिस में बात करते हैं और कोई पूछ ले कि क्लोरीन के कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन हैं, तब तो आप क्लोरीन 35 को ही यूज़ करोगे। और क्लोरीन 35 जब यूज़ करोगे, बोलोगे यार इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो स्वाभाविक बात है इसमें प्रोटॉन 17 है, और प्रोटॉन 17 है तो न्यूट्रॉन 18 है। फिर भी इसका मास 35 आएगा, लेकिन यहाँ पे 35.5 आया है। तो आपको यही मैं समझा रहा था शुरू में कि जिस एलिमेंट का आइसोटोपिक एग्जिस्टेंस होता है, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा आइसोटोप होते हैं, ऐसे एलिमेंट हमेशा एवरेज एटॉमिक मास वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका एवरेज एटॉमिक मास हमेशा इनके परसेंट एग्जिस्टेंस के हिसाब से निकाला जाता है, जो कि होल नंबर भी आ सकता है और फ्रैक्शनल भी आ सकता है। इसलिए आप जो 11th में नए बच्चे हो, आपको ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ क्या पढ़ के आए और यहाँ क्या हो रहा है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमेशा होल नंबर होते हैं,
उनका सम एटॉमिक मास कहलाता है फॉर अ पर्टिकुलर एटम। लेकिन जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो उस एलिमेंट के दो या दो से ज़्यादा आइसोटोपिक एग्जिस्टेंस हो सकती है, सभी की नहीं पर जिनकी होती है। अब जो आइसोटोपिक एग्जिस्टेंस होगा तो उसका मास एवरेज आएगा। अब वो एवरेज मास होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इसलिए आप इस चीज़ के लिए तैयार रहो। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा बुक में भी आप रीडिंग करो और बुक में रीडिंग करने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ एवरेज एटॉमिक मास को पढ़ने की ज़रूरत क्या हुई। और साथ ही जो पुराने वीडियो हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के, उनको जरूर देखो। जब आप वो चीज़ें देखोगे तो आपको ये बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। अब आप आगे बढ़ो। अब इसके बाद अब आपका एटॉमिक मास क्लियर हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैथमेटिक्स पूरी हम केमिस्ट्री में करने वाले हैं उसमें हमको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ये दो डेटा हमेशा याद होना चाहिए। ये प्रैक्टिस से होगा, धीरे 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 करके याद होगा, एक बार में याद नहीं होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है जब हम बात करते हैं तो आप सभी लोग 9th 10th में ये पढ़ चुके हो कि जैसे मैं बोलूँ मीथेन CH4, तो आप बोलते हो मीथेन का मास कितना होगा, तो आप बोलते हो मीथेन में कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम है। तो कार्बन का एटॉमिक मास प्लस 4 हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास का समेशन वैल्यू जो आ रही है वही हम मॉलिक्यूलर मास मानते हैं। तो आप क्या करते हो, बोलते हो कार्बन का 12 ग्राम और हाइड्रोजन का 4 × 1 ग्राम और समेशन कर देते हो तो 16 ग्राम आ जाता है। यानी आपको ये डेफिनेशन मालूम है कि किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हमेशा उसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं उन सभी कंस्टिट्यूएंट एटम्स के एटॉमिक मास के सम के बराबर होता है। एटॉमिक मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ atomic mass of all the constituent atoms present in the formula or one molecule। क्लियर? अब आपको ये चीज़ें मालूम है। अब फिर यही बात वही है यूनिट की आई कि यार मॉलिक्यूल्स में भी हम यूनिफाइड मास और GM यूज़ कर लेते हैं। तो उसके आधार पे फिर वही बात कि अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास यानी किसी भी मॉलिक्यूल के मास के आगे ग्राम लगा दूंगा तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है या 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल है। और अगर यूनिफाइड होगा तो वहाँ पर पक्का एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात हो रही होगी। अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, जिंदगी बीत जाएगी सब मॉलिक्यूल्स को नाम और फार्मूला सुनते पढ़ते। तो अब क्या करें, सबके मॉलिक्यूलर मास फार्मूला कहाँ से बनेंगे। तो अच्छी बात यह है कि लिमिट में आप 11th 12th में हो, IIT नीट या 11th 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका एक बहुत लिमिटेड कोर्स होता है और इस लिमिटेड कोर्स में बहुत ही लिमिटेड मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। लगभग 25-30 ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके आधार पे पूरे न्यूमेरिकल्स होते हैं और उन्हीं को आपको याद रखना पड़ता है। और ये याद भी रट के नहीं होता, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है। तो अब वो कौन से सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमको पढ़ना है। तो अगर मैं कहूँ कुछ लिस्ट बनाते हैं अपन जिनकी हमको ज़रूरत है और उन्हीं को हमको पढ़ना है। जैसे कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स अगर मैं कहूँ और उनको आप सीखें तो बहुत सरल से शुरुआत करें। जैसे मीथेन है तो आपको मालूम है 12 + 4 = 16 ग्राम होगा। अगर मैं अमोनिया बोलता हूँ सेकेंड मॉलिक्यूल तो आप बोलोगे 14 + 3 = 17 ग्राम अमोनिया का होगा। यहाँ पे अगर मैं C2H6 ईथेन लिखता हूँ तो ये हो जाएगा कितना 12 × 2 + 1 × 6 तो ये 30 ग्राम हो जाएगा। ये ऐसे याद रखना है। C6H6 इसको हम बेंजीन बोलेंगे और बेंजीन में अगर बोला तो 12 × 6 + 1 × 6 12 × 6 = 72 + 6 = 78 ग्राम होगा मास। ये मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। आगे अगर मैं बेंजीन की जगह कुछ नाम आपके लिए नए हैं, आप उनके नोट करते चलोगे। टालुइन बोलो C6H5CH3 टालुइन, तो आप बोलोगे इसका मास 72 + 5
प्लस कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 3। अब इनको आप समेशन करोगे तो कॉमन सेंस है ये आ जाएगा कितना, कार्बन हाइड्रोजन सबका समेशन किया है तो 15, 20 और इनका सम हो गया 92 ग्राम। धीरे 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 आपको ये मास याद हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़िए। तो टार्मीन का आपको बनता है, आप एक एक करके चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो जरूरत पड़ने वाली है वो ये है, इस कंपाउंड का नाम एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड में फिर वही 12 प्लस 3 प्लस 12 ऑक्सीजन का 16 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1 और इसको आप जोड़ लोगे तो यह आ जाएगा 60 ग्राम। एसिटिक एसिड के बाद NH2CO NH2, इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है, जिसको कहते हैं हम क्या, NH2CO NH2 मीन्स यूरिया। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। यूरिया में जब आप सॉल्व करोगे तो 14 प्लस 2 प्लस कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 नाइट्रोजन 14 हाइड्रोजन 2 समेशन करोगे तो यूरिया का भी 60 ग्राम आएगा। क्लियर? आप नोट करते चलेंगे एक एक करके। अब आप और मॉलिक्यूल देखो, मैं बोल रहा हूँ मुश्किल से 20-25 मॉलिक्यूल में पूरी पढ़ाई होगी। अगला इसकी बहुत जरूरत होगी, C6H12O6 क्या होता है, इसको कहते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज तो 12 6 जा 72, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 16 6 जा 96। जब आप इसको समेशन कर लोगे तो ये 180 ग्राम आ जाएगा। फिर C12H22O11, इसको कहते हैं सुक्रोज। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो 12 या 144, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 16 11 या 176, समेशन कर दोगे 342 ग्राम आ जाएगा। ये मॉलिक्यूलर मास आपको एनी टाइम याद होने चाहिए। और आगे बढ़ो और देखो आप, ये है HNO2। HNO2 को कहते हैं नाइट्रस एसिड। आपके लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, नए हो कुछ तो आप पहले से जानते हैं। नाइट्रस एसिड तो 1, हाइड्रोजन 14, ऑक्सीजन 32। जब आप इसको समेशन करोगे तो कितना आएगा, 47 ग्राम। जब आप नाइट्रस एसिड जानते हो तो HNO3 इज नोन एज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में 1 प्लस 14 प्लस 48 समेशन करोगे तो आ जाएगा कितना, 63 ग्राम। क्लियर? तो आप ग्लूकोज, सुक्रोज, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड को जान गए। और आगे बढ़ो और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं जिनकी आपको जरूरत पड़नी है। जैसे अब आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मोस्ट कॉमन, तो सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 या 64 सॉल्व करोगे तो 98 ग्राम। अगला एक एसिड की जरूरत पड़ेगी H3PO3, जिसको हम बोलेंगे कि भाई ये फास्फोरस एसिड है। फास्फोरस एसिड है तो 3 प्लस फास्फोरस का कितना एटॉमिक मास है, 31। तो 31 प्लस 48 समेशन करोगे 82 ग्राम। फिर अगर मैं बोलूँ कि एक और एसिड ले लेता हूँ H3PO4, जिसको हम कहते हैं ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, तो अब आप बोलोगे इसका मास 3 प्लस 31 प्लस 64 इज इक्वल टू, आप सॉल्व करोगे तो 98 ग्राम। तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम है। आप देख रहे हो फास्फोरस एसिड का 82 ग्राम है। आप आगे देखते हो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का कितना आया, 98 ग्राम है। ये सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 4 5 ये बेस है। अब इन बेस में से हमेशा इनके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे NaOH, तो NaOH कितना होता है, 23, 16 प्लस 1 40 ग्राम। KOH में K का कितना होता है, बोले यार 39, तो 39 16 प्लस 1 56 ग्राम। यहाँ वोल्ट वाइज है तो इतना तो आप समझते हैं, 9th 10th में सीखा है। कैल्शियम का 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 और प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 और इंटू 2
यानी 40 प्लस 70 2 जा 34 इज इक्वल टू ये हो गया कितना 74 ग्राम। सिमिलरली मैग्नीशियम का 24 और 17 2 जा 34 इज इक्वल टू 58 ग्राम। एल्युमिनियम का 27 यहाँ 28 है तो 17 3 जा 58 इज इक्वल टू 78 ग्राम। तो इस प्रकार से इन बेसिस का आप मॉलिक्यूलर मास का यूज करेंगे, इनसे न्यूमेरिकल्स आएंगे। लेकिन ये आप सोचो कि डायरेक्ट सब कुछ बनेगा, पहले यार इन बेसिक चीज़ों को बहुत ध्यान देना है। जब एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आपसे बनता है तब जाके आप कैलकुलेशन में परफेक्शन लाते हो। क्लियर? और मॉलिक्यूल सब देखो, ये तो अभी सरल थे जिनकी जरूरत पड़ रही है। एक ये कंपाउंड है COOH.2H2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है COOH.2H2। अब यहाँ पे ये डॉट क्या है, तो यहाँ पे एक नई बात ध्यान दो कि ऐसे कोई भी कंपाउंड जिन पे डॉट H2O लगा होता है, डॉट लगाने के बाद H2O 1 2 3 7 10 H2O लिखे होते हैं। तो इसको ऐसे समझो कि जैसे सॉइल है और सॉइल में मॉइस्चर आ गई तो हाइड्रेटेड हो गई, नमी युक्त हो गई, मॉइस्ट हो गई, तो हम इसको बोलते हैं ये हाइड्रेटेड सॉइल है। साल्ट है तो हाइड्रेटेड साल्ट है, हाइड्रेटेड एसिड है, हाइड्रेटेड बेस है, यानी ये हाइड्रेटेड कंपाउंड है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनके फार्मूले में आप देखोगे कि डॉट H2O मेंशन है तो आप समझ जाना कि ऐसा कंपाउंड जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है। ऐसे हाइड्रेटेड फॉर्म में जो वाटर मॉलिक्यूल होता है जिसका मास 18 ग्राम होता है उसके मास को भी ऐड कर लिया जाता है। क्लियर? जब उसके मास को भी आप ऐड कर लेते हो तो फिर रिजल्ट कुछ और आएगा। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम नाम बोलते हैं और नाम है ऑक्सैलिक एसिड। और इसका फार्मूले में हम इसको 2 कार्बन है तो C2, ऑक्सीजन 4 है तो O4, H2 है H2.2H2। चाहे तो आप ऐसे सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हो। जब ऐसे लिखोगे तो बोलोगे 24 64 प्लस 2 प्लस ये पानी 2 मॉलिक्यूल है और एक का 18 होता है तो 2 का 2 इंटू 18 कर लोगे। इनका समेशन करोगे तो 126 ग्राम आएगा। तो ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो 126 ग्राम होगा। अब आपको अगर मैं ये बोल दूँ कि आपसे ये बनता है तो ऐसा करो आप कि एक कंपाउंड में लिखूँ FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। अब ये कंपाउंड तो आपके लिए बड़ा खतरनाक हो गया, बहुत बड़ा कंपाउंड है। तो अब यहाँ पे पहले तो आप 2-3 बातों पे ध्यान दें। पहली इंपॉर्टेंट बात, ये डॉट H2O लगा है। डॉट H2O लगा है इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रेटेड है, पहला। दूसरा, यहाँ बीच में FeSO4 और NH4 होल ट्वाइस के बीच में भी डॉट लगा है, ठीक है, ये भी हाइड्रेटेड है। तो नहीं, जब डॉट H2O है तब तो हाइड्रेटेड साल्ट है या हाइड्रेटेड कंपाउंड है। लेकिन होता क्या है कि ऐसे साल्ट जो 2 या 2 से ज़्यादा साल्ट से मिलके बने होते हैं उनको हम मिक्स्ड साल्ट कहते हैं। यहाँ पर इस फार्मूले में 2 अलग अलग साल्ट, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट प्रेजेंट है, इसलिए ये डबल साल्ट है। कौन सा डबल साल्ट है? हाइड्रेटेड डबल साल्ट। क्लियर? हाइड्रेटेड डबल साल्ट है। फार्मूला क्या है? FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इस कंपाउंड को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज आपको होना है। इस कंपाउंड का नाम सुनिए ध्यान से, इसको कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट या हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट। हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट को कमर्शियल लैंग्वेज में मोहर साल्ट बोलते हैं। मोहर साल्ट, MOHR, मोहर साल्ट। मोहर साल्ट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको। तो अगर मैं आपको टाइम दूँ और बोलूँ कि इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकालो, क्या आप निकाल सकते हो? और आपको मैं बोलूँ कि चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, इनके मॉलिक्यूलर मास सॉल्व करो। 394 ग्राम, 392 ग्राम, ऑप्शन सी दे देता हूँ कि आप 386 ग्राम, ऑप्शन डी दे देता हूँ कि
398 ग्राम। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। आप टाइम लो और यहीं पे वीडियो को पॉज करो। पॉज करने के बाद इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो और फिर वीडियो को आगे देखो और इसका आंसर पता करो। जब आप देखोगे कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया है तो अपने आप को चेक करो। सही निकाल लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, खुशी होगी। गलत हो गया तो बहुत अच्छा है, सही जानने को मिलेगा और सही तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसको आप सॉल्व करिए तो आप बताएंगे इसकी वैल्यू कितनी आई। ऑप्शन तो आपके सामने है। तो मुझे लगता है जिन्होंने ध्यान से किया होगा उनको इसमें से ऑप्शन मिले होंगे। चलो मैं बोलता हूँ इसका आंसर है, पता कर लेते कितना होता है। 392 हो सकता है। देखते हैं कितना मॉलिक्यूलर मास आएगा। चलो थोड़ा लंबा काम है। मैंने कितना बताया था आयरन का, बोले आयरन का 56, SO4 में सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64, ये NH4 होल ट्वाइस है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4 यानी 18 होल 2 जा, तो 18 2 जा 36। सल्फर का फिर से आ गया तो आप इसको एक साथ चाहो तो लिख दो, 96 हो गया है। तो फिर SO4 आया तो 96 प्लस 6H2O है तो 1 H2O का 18 तो 6H2O का 108। आप इसको और इजी कर लो, 56 96 36 96 108। अब आप देखो इसका समेशन करने के बाद कितना आएगा, 6 6 6 6 8, सब कुछ सम करने के बाद आंसर इज 392 ग्राम। यानी फेरस अमोनियम सल्फेट जिसको हम मोहर साल्ट कहते हैं, जिसका फार्मूला FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O है, का मॉलिक्यूलर मास हमको मिलता है 392 ग्राम। क्लियर? ये आपको बन जाएगा। अब आप इसके मास को कोशिश करिए, प्रैक्टिस में रहेगा और ये याद रहेगा। अब आगे आपको लैब में 2 ऐसे कंपाउंड जिनका बहुत ज़्यादा यूज करना है, वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट का लेबोरेटरी असाइनमेंट, जितने भी आप टाइट्रेशन वर्क करते हो लैब में, प्रैक्टिकल एनालिसिस करोगे, एसिड बेस टाइट्रेशन करोगे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इनका यूज़ दिखेगा। अब इनका मॉलिक्यूलर मास आपको ओरली याद होना चाहिए, नहीं कि जब आएगा वो एट अ टाइम हम सीख लेंगे। मैं अगर बोलूँ कि आपके लिए क्वेश्चन है कि K2Cr2O7 और KMnO4 इनका मॉलिक्यूलर मास बताओ। इसलिए मैंने पहले क्रोमियम और मैग्नीज का मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास आपको बोला था कि बहुत जरूरी है याद रखना। इस कंपाउंड को कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूलर मास अगर निकाला जाए तो पोटेशियम का 39 होता है, तो 2 पोटेशियम 78, क्रोमियम का कितना बताया था 52, तो 2 क्रोमियम 104, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 7 जा कितना होता है 16 7 जा, तो जब आप सॉल्व कर लोगे आएगा 120, ठीक है, 16 5 जा 80 और 32 112 ग्राम। अब इसका समेशन करोगे तो कितना आएगा, आप खुद देख लो वैल्यू कितनी आ रही है। समेशन करने पे आप इसकी वैल्यू K2Cr2O7, तो स्वाभाविक बात है ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो 294 ग्राम आएगी। K2Cr2O7 का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कितना आ जाएगा 294 ग्राम समेशन कर लेने के बाद। इसी तरह KMnO4 में 39 और मैग्नीज का मैंने बताया था 58 और ऑक्सीजन का सॉल्व कर लोगे 64, इसका समेशन करने पे 158 ग्राम आएगा। तो ये सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स जो मैंने आपको बोले इनके मॉलिक्यूलर मास आपको याद होने चाहिए। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है और पोटेशियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूलर मास बताया कितना 294 ग्राम, याद होना चाहिए। इसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जिसका मॉलिक्यूलर मास 158 ग्राम है। क्लियर, याद होना चाहिए। इसके अलावा जिनका यूज आपको केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर से ही होना है, कुछ साल्ट हैं जैसे हम कहूँ NaCl,
Al2SO4 whole thrice, Ca3PO4 whole twice। कुछ इस तरह के साल्ट अगर मैं लिख के आपको दूँ और बोलूँ इनके मॉलिक्यूलर मास बताओ आप, तो आप क्या करोगे, किस तरह से सॉल्व करोगे? बोले यार एटॉमिक मास तो मालूम है, तो एटॉमिक मास जब मालूम है तो उसी के आधार पे आप वैल्यू रखो और इनकी वैल्यू आएगी, बाकी आपको याद होना चाहिए। तो NaCl का बोलोगे 23 + 35.5, तो NaCl का मास आया 58.5 ग्राम। एल्यूमिनियम सल्फेट का मास सुक्रोज के मास के बराबर होता है। अब ये सुक्रोज का कितना था, अभी पढ़ा है 342 ग्राम। सॉल्व कैसे करेंगे? तो एल्यूमिनियम का कितना बताया था 27 ग्राम। तो जब 27 ग्राम था तो 27 × 2 2 प्लस सल्फर 32 और ऑक्सीजन 64 96 × 3। जब इसको आप समेशन करोगे तो 342 ग्राम आएगा। इसी तरह Ca3PO4 होल ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? क्योंकि इनकी ज़रूरत आगे बहुत पड़नी है इक्विवेलेंट वेट वगैरह पढ़ते समय, तो कैल्शियम का 43 जम जाएगा, फास्फोरस का 31 प्लस ऑक्सीजन का 64 होल ट्वाइस है। इसका समेशन करोगे तो 310 ग्राम। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना आया 342 ग्राम। कैल्शियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर मास आया कितना? बोले यार सॉल्व करने पे वैल्यू आई 310 ग्राम। तो ये सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चन बनने हैं। तो ये सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूँ, जिनकी ज़रूरत आपको मॉलिक्यूलर मास में होनी है, वो एनी टाइम याद होने चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत से जो बताया, मैंने कहा मीथेन तो आप बोलोगे 16 ग्राम, अमोनिया 17 ग्राम, बेंजीन 78 ग्राम, टालुइन 92 ग्राम। क्लियर है? इतने पहले बताया। फिर मैंने कहा ग्लूकोज तो C6H12O6 180 ग्राम, सुक्रोज C12H22O11 342 ग्राम, ये आपको बताया। इसके अलावा आप एसिटिक एसिड 60 ग्राम CH3COOH, NH2CO NH2 यूरिया 60 ग्राम। इसके अलावा और आगे बढ़ोगे तो इसमें मॉलिक्यूलर मास आपको अलग अलग मैंने बताया कि जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास NaOH है तो आपने कहा 40 ग्राम, KOH है तो 56 ग्राम, ये सेलेक्ट जरूरत पड़ती है इनकी बहुत ज़्यादा। नाइट्रस एसिड है तो 47, नाइट्रिक एसिड है तो 63, सल्फ्यूरिक एसिड है तो 98 ग्राम, फास्फोरस एसिड है H3PO3 तो 82 ग्राम, ऑर्थोफास्फोरिक एसिड है तो 98 ग्राम। ये आपने सीखा। आपने सीखा ऑक्जेलिक एसिड COOH.2H2O का मॉलिक्यूलर मास 126 ग्राम है। आपने देखा फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O का मॉलिक्यूलर मास आपने सॉल्व किया 392 ग्राम आया। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूलर मास 294 ग्राम है। क्लियर है? इसी तरह से आपने कहा पोटेशियम परमैंगनेट KmNO4 उसका मॉलिक्यूलर मास 158 ग्राम है। आपने NaCl का निकाला 58.5 ग्राम है। कैल्शियम फॉस्फेट का निकाला 310 ग्राम है। और इसी प्रकार से एल्युमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकाला और वो वैल्यू आई कितनी 342 ग्राम। अब इन मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू अगर आपको बनती है तो आप में स्पीड आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है।